So, very good morning, student. Good morning, sir. Today we will start our the fifth chapter, which is related to the impact of J. Impact of J. इतना दिन जो हम लोग क्लास में स्टडी किए थे, वो हम लोग क्या स्टडी किए थे कि एक पाइप के अंदर से जब मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका फ्रिक्शन फ्लूइड फ्लो करने की वजह से फ्लूइड जो एनर्जी लेके पाइप के अंदर से क्रॉस कर रहा है, तो ड्यू टू द मेजर लॉस लाइक अ फ्रिक्शन लॉस एंड माइनर लॉस लाइक अ बेंडिंग, like a fitting, like a sudden expansion, like a sudden contraction, इसकी वजह से certain amount of losses are there, losses होता है। लेकिन वो पाइप से जब भी पाइप से मेरा फ्लूइड फ्लो करता है, फ्लो करने के बाद वो पाइप से निकलेगा, तो वो पाइप से निकलने के बाद उस फ्लूइड को हम लोग किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो तुम लोग का जो सिलेबस है, वो सिलेबस में टरबाइन जो 6 चैप्टर है वो है मेरा टरबाइन रिलेटेड चैप्टर। तो टरबाइन में किस तरीके से वो पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो करके जब टरबाइन का ब्लेड्स के ऊपर जब पड़ता है, तो वो टरबाइन का ब्लेड्स के ऊपर वो फ्लूइड का पावर किस तरीके से काम करता है, क्या एफिशिएंसीज लेके जाता है वो फ्लूइड, वो हम लोग डिफाइन करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा, अगर सिंपल से एक बात समझो कि अगर मेरा टरबाइन का ब्लेड ये है, तो फ्लूइड अगर मेरा इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, तो जितना ज्यादा फोर्स में स्ट्राइक करेगा टरबाइन का ब्लेड उस तरीके से रोटेट करेगा। फिर एक नेक्स्ट ब्लेड आएगा, फिर फ्लूइड स्ट्राइक करेगा, फिर वो ब्लेड भी इंटर रोटेट करेगा, तो उसके साथ जो और एक ब्लेड अटैच्ड है वो भी रोटेट करेगा। तो जितना ज्यादा पावर एंड एफिशिएंसी देके वो ब्लेड्स के ऊपर जाकर स्ट्राइक करता है, तो उतना ज्यादा वो रोटेट कर टरबाइन का ब्लेड रोटेट करना शुरू हो, उतना स्पीड में टरबाइन का ब्लेड रोटेट करेगा, राइट। तो वो चीज के पहले, वो टरबाइन स्टडी करने के पहले हम लोग को ये ध्यान देना, ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ दिस इज द लिंक चैप्टर टू द टरबाइन। इंपैक्ट ऑफ जेट, जेट मतलब क्या है पहले वो हम बताएं कि ये जब मेरा पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? Q equals to area into velocity and A1 B1 equals to A2 B2। ये हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते? ये हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या इक्वेशन हम लोग बोलते हैं? Continuity equation. Discharge. Continuity. Very nice. अब हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी फ्लूइड, जो बड़ा सा पाइप के अंदर से, बिग लार्ज डायमीटर पाइप के अंदर से जब मेरा फ्लूइड फ्लो करना शुरू करता है, तो हम लोग जो पाइप का एंड में जहां पे मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, हम लोग वहां पे एक नोजल अप्लाई करते हैं। नोजल मतलब जानते हो? नोजल मतलब जानते हो? नोजल मतलब क्या है? नोजल इट्स अ वन टाइप ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट जो क्या करता है, फ्लूइड का जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगर एरिया मेरा कम होगा तो मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, राइट। तो हम लोग ये जो पाइप का डायमीटर था, ये जो मेरा डायमीटर था d, ये जो मेरा पाइप का डायमीटर d था, तो वो d से जब फ्लूइड मेरा डिस्चार्ज होगा, तो उस टाइम जो फ्लूइड का वेलोसिटी रहता है, उस वेलोसिटी को मुझे इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग जो कंपोनेंट यूज करते हैं, वो कंपोनेंट का नाम है नोजल। ये नोजल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इस नोजल का जो डिस्चार्ज एरिया है, देखो ध्यान देना, ये जो मेरा डिस्चार्ज एरिया है, इस डिस्चार्ज एरिया में इसका जो डायमीटर है d1, दैट इज d ऑलवेज ग्रेटर देन d1। मतलब पाइप का जो डायमीटर रहेगा और जो नोजल का डायमीटर रहेगा, वो ऑब्वियसली पाइप का डायमीटर नोजल का डायमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तभी जाके यहाँ पे अगर d1 अगर कम हो जाएगा, तो मेरा a1, इसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स a1 है, वो भी मेरा कम होगा। और अगर मेरा एरिया मेरा अगर कम हो गया है, तो फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो नोजल हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो पाइप के अंदर से जो मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो फ्लूइड का वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, गेन करवाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग ये नोजल को यूज करते हैं। तो जब मेरा पाइप से मेरा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, वो फ्लूइड कैसे डिस्चार्ज होगा? ऐसे डिस्चार्ज होगा।
लेकिन क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम होगा, राइट। लेकिन जब भी हम लोग ये नोजल यूज करते हैं तो नोजल से जब मेरा फ्लूइड जब डिस्चार्ज होगा तो वो क्या होगा, वो फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वो फ्लूइड का वेलोसिटी जब बढ़ जाएगा इसका मतलब यहाँ पे v, ये d टू a टू b, मतलब इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है, इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मेरा यहां से जो वेलोसिटी होगा दैट इज v लेस देन v1। अगर v ग्रेटर देन v1 होगा तब a ग्रेटर देन a1 होगा, तो मेरा v लेस देन v1 होगा अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे फ्लूइड का जो वेलोसिटी बढ़ जाता है तो ये इसको हम लोग बोलते हैं जेट। ये जो मेरा नोजल से जो मेरा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेट। क्यों जेट बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मल पाइप से जो मेरा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसका वेलोसिटी बहुत कम रहता है, लेकिन जब नोजल से मेरा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसका वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा रहता है कंपैरिजन टू दिस। तो और वो फ्लूइड वेलोसिटी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज्यादा पावर के साथ, इंपैक्ट के साथ वो जाके कहीं पे स्ट्राइक करता है, राइट। जितना ज्यादा पावर में, जितना ज्यादा फोर्स लेके वो स्ट्राइक करेगा, जो टरबाइन का ब्लेड्स है वो टरबाइन का ब्लेड्स क्या होगा, उतना अच्छे से रोटेट करेगा, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेट। और ये जेट जाके मान के चलते हैं अगर यहाँ पे मेरा एक टरबाइन का ब्लेड्स है, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मेरा एक टरबाइन का ब्लेड से अगर वो टरबाइन का ब्लेड्स के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा तो ये टरबाइन का ब्लेड उतना स्पीड में रोटेशन करना शुरू करेगा। Am I clear everyone? Am I clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे ये इस जेट एंड इस जेट का इंपैक्ट के ऊपर। इंपैक्ट कहां पे पड़ रहा है? जब वो जाके कोई टरबाइन का या कोई भी एप्लीकेशन का बॉडी के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रहा है, धक्का मार रहा है, इंपैक्ट दे रहा है, राइट। उस कंडीशन को लेके हम लोग ये चैप्टर में स्टडी करेंगे जिसका नाम है इंपैक्ट ऑफ जेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, when some amount of liquid is coming out from the nozzle or pipe, right? That time this type of liquid is called jet. जब nozzle से वो liquid निकलता है उसको हम लोग jet बोलते हैं, right? The liquid should be flowing under pressure, क्योंकि जब वो nozzle से निकलता है तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, force is equal to what? Force is equal to what? क्या होता है प्रेशर के टर्म्स में? प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट। सो अगर मेरा, अब प्रेशर मतलब क्या है? प्रेशर वैरीज इज 1 बाय एरिया, राइट। अगर मेरा एरिया घटेगा तो मेरा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। प्रेशर बढ़ेगा। तो जब नोजल से वो फ्लूइड निकलता है तो उस टाइम उसको हम लोग जेट इसलिए बोलते हैं और क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी भी रहता है। अब वो जाके अगर कोई फिक्स्ड प्लेट, मतलब एक प्लेट है, एग्जांपल इस तरीके में प्लेट को डिफाइन कर रहा हूं, अगर कोई फिक्स्ड प्लेट या मूविंग प्लेट मतलब मान लो ये प्लेट इस तरीके से मूविंग कर रहा है, स्लोली ऐसे करके स्लोली धीरे मूविंग कर रहा है, उस कंडीशन में जाके जेट आके जाके धक्का मारेगा तो उस टाइम उसके अंदर जो क्या फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जर्ट? एग्जर्ट मतलब मैं अगर मान लीजिए तो मेरा ये लिक्विड का जेट है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाके इस तरीके से लिक्विड का जेट जैसे जाके स्ट्राइक करता है वैसे मैं जाके इसके ऊपर स्ट्राइक किया तो मेरा क्या हुआ, बोर्ड मेरा हिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब वो मैं जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लेके मैंने इस तरीके से गया, जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लेके मैं इस तरीके से गया, जब भी वो फोर्स लेके मैंने स्ट्राइक किया मेरे इस एरिया, इस जेट के अंदर जो भी फोर्स था, जो भी पावर था, वो फोर्स एंड पावर इसमें ट्रांसफर हो गया, इसके ऊपर एग्जर्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग फिक्स प्लेट या मूविंग प्लेट के ऊपर जब जेट पड़ता है, जेट जाके स्ट्राइक करता है तो उस टाइम कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट होता है, कितना एफिशिएंसीज आता है, क्या होता है, ये इस चैप्टर में स्टडी करेंगे।
लेकिन ये कौन सा लॉ के ऊपर होता है? ये आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर काम करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला जाता है? कोई मुझे बताओगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला जाता है? एनीबॉडी बताओ। Sir, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. और एक बार, The rate of change of momentum is directly proportional to applied force. the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. तो मैं इसको लिख रहा हूं the rate of change of momentum। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? the resultant force acting, the resultant force acting on a body, acting on a body in any direction, in any direction, the resultant force acting on a body in any direction is equals to rate of change of momentum, rate of change of momentum, rate of change of momentum। अब क्वेश्चन आता है what is the meaning of momentum? Can you please elaborate the what is the meaning of momentum? मोमेंटम मतलब क्या है? बोलो एनीबॉडी। ओके बोलो विजय। Sir, the rate of change of Mass velocity. into acceleration. ओके विजय बोलो क्या बोले? Mass into acceleration. मास इनटू एक्सेलरेशन। और कोई मुझे आंसर किया अभी? मास इनटू वेलोसिटी। Mass into velocity. मास इनटू वेलोसिटी। एक लड़का बोल रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। मैं पहले क्या कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना। मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ जाऊंगा, उसके बाद मैं देखूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन है या मास इनटू वेलोसिटी है। मैं वो बाद में आता हूँ। मैं पहले लॉ को देखूंगा। लॉ में बोला जा रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैं लिख रहा हूं कि लेट मोमेंटम इक्वल्स टू कैपिटल ए, राइट? लेट मोमेंटम इक्वल्स टू कैपिटल ए। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ मैं क्या लिख सकता हूं? if मतलब द रिजल्टेंट फोर्स, इसको रिजल्टेंट फोर्स बोल रहे हैं, F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मैं लिख सकता हूं इसको d of m by d of t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में सॉरी समय के रिस्पेक्ट में जो बॉडीज के अंदर जो मोमेंटम चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैंने क्या लिखा? F इक्वल्स टू d of m by dt, राइट? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? और एक लड़का मुझे बोला F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक बोला है मुझे F इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो d of m by dt, इसमें मैं क्या कैसे मैं लिख रहा हूं? F ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? विशाल कुमार केसरी, मेरा बात समझ में आया? विशाल कुमार केसरी, मेरा बात समझ में आया? विशाल समझ में आया ना ये बात? मैंने पूछा था मोमेंट मतलब क्या? तुमने मुझे बताया F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। विजय ने मुझे बताया मोमेंट इक्वल्स टू होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एक्चुअली मोमेंटम मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं d ऑफ मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय d ऑफ t लिख सकता हूं ना, क्योंकि मेरा मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मैं लिख सकता हूं इसको, ये सुन लो। Yes. Yes. सो अब देखो मास
मतलब मास तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, मास तो मेरा कांस्टेंट होगा, वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में कभी चेंज हो सकता है क्या? मास क्या टाइम के रिस्पेक्ट में कभी चेंज हो सकता है? नहीं No, sir. सर, नहीं। नो सर। तो मैंने क्या किया, मैंने मास को निकाल दिया, d ऑफ v बाय dt मैंने कर दिया, राइट। सो अब देखो कैसे ये F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया। देखो dv बाय dt हम लोग जानते हैं कि v बाय t इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, मतलब समय के रिस्पेक्ट में अगर मेरा वेलोसिटी चेंजेस होता है तो उसको मैं एक्सेलरेशन बोल सकता हूं। और d ऑफ v बाय dt मतलब क्या है कि हम लोग उसको डिफरेंशिएट किए, क्योंकि डिफरेंशिएट मतलब क्या है कि हम लोग उसको स्मॉल किए, ये वेलोसिटी को हम लोग छोटा करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट किए तो ये भी मेरा एक्सेलरेशन टर्म्स है, तो इसीलिए मेरा ये बनता है F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब वेयर A इक्वल्स टू dv बाय dt। Am I clear? Am I clear everyone? यस सर, यस सर। ओके ओके। सो नाउ इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, F इंटू डी टी, ये dt को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं m इंटू dv, लिख सकता हूं F इंटू डी टी इक्वल्स टू m इंटू dv, राइट। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F इंटू डी टी इक्वल्स टू d ऑफ मोमेंटम, क्योंकि अगर मैं फिर मास को अगर इसके अंदर एंट्री करवाऊंगा, जैसे यहाँ पे मास को बाहर किया, ऐसे अगर मास को d के अंदर में एंट्री करवाऊंगा तो मैं क्या बनेगा, मेरा d ऑफ mv बनेगा। d ऑफ mv मतलब d ऑफ m बनेगा। ये मैंने जो लाइन मैंने किया ये तुम लोगों को समझाने के लिए किया कि y f इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द मोमेंटम। तो मेरा f इनटू dt इक्वल्स टू क्या हुआ, d ऑफ मोमेंटम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, राइट। और ये मेरा f इंटू dt, ये जो f इंटू dt ये टर्म्स को हम लोग बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स और इंपैक्ट। ये f इंटू dt इसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स और इंपैक्ट, और ये है मेरा चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो टर्म्स है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। तो जब मेरा कोई पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो करके नोजल के थ्रू से एंट्री करके कोई भी प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो उस टाइम इस प्लेट के ऊपर इंपल्स या इंपैक्ट का वैल्यू कितना होता है, मतलब बेसिकली ये टोटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है वो हम लोगों को डिराइव करना पड़ता है। साथ में क्या एफिशिएंसीज होता है क्या नहीं होता है वो हम लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इंपल्स या इंपैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है F इंटू डी टी। अब अगर आज के बाद कभी भी कोई क्वेश्चन में, सेमेस्टर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंपल्स फोर्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंपैक्ट फोर्स, तो तुम लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लिखने के बाद जैसे मैंने बनाया यहाँ पे ये चीज को तुम लोगों को दिखाना पड़ता है और उसके बाद लिखना पड़ता है दिस F इंटू डी टी इज कॉल्ड एज द इंपल्स फोर्स और द इंपैक्ट फोर्स। Am I clear to everyone? ये पार्ट Yes, sir. सर, Yes, sir. हाँ विशाल बोलो, सॉरी प्रभाकर बोलो। सर इम्पैक्ट और इम्पल्स दिखाने के लिए पूरा सेकंड लॉ बताना पड़ेगा। हाँ पूरा सेकंड लॉ बताना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन वैसा आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपल्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपैक्ट फोर्स, तो तुमको ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लिखना पड़ेगा। वहां से तुमको 1 2 3 4 ये स्टेप को तुमको करके दिखाना होगा। डिराइव भी, हाँ डिराइव भी पूरा इक्वेशन। 4 लाइन का डिराइव है, कहां डेरिवेशन तो कुछ है नहीं, 4 लाइन का बस डेरिवेशन। ठीक है सर। ओके सो नाउ अभी हम लोग चैप्टर में घुस रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, ये जो था ये इंपल्स या इंपैक्ट का मतलब क्या था वो दिखाया। इसके पहले मैंने जो दिखाया वो किस तरीके से काम करता है, कैसे उसका वेलोसिटी चेंजेस होता है, क्या होता है वो चीज था। अभी हम लोग चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं। Okay, so first of all what are the forces exerted by a jet, हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन force exerted by jet
on stationary plate, on stationary plate मतलब जब मेरा प्लेट स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब क्या है? कैन एनीबॉडी से स्टेशनरी प्लेट का मतलब क्या है? फिक्स प्लेट। फिक्स्ड मतलब में दैट प्लेट इज नॉट मूविंग। तो हम लोग एक बार फिक्स प्लेट स्टेशनरी प्लेट के ऊपर काम करेंगे। जब मेरा जेट स्ट्राइक करेगा स्टेशनरी प्लेट के ऊपर तो उस टाइम कितना फोर्स एक्सर्ट होता है। और सेकंड केस हम लोग स्टडी करेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट। फोर्स exerted by jet on moving plate। ठीक, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी प्लेट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन बोल रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, when the plate is normal to jet, when the plate is normal to jet मतलब जब मेरा प्लेट नॉर्मल जेट के साथ पाइप से, मतलब एग्जांपल का ड्राइंग एकदम बेसिक ड्राइंग दिखा रहा हूं। अगर मेरा ये पाइप है और ये मेरा अगर नोजल है, ये मेरा अगर नोजल है, पाइप है और ये मेरा अगर नोजल है, तो जो प्लेट का सिचुएशन रहेगा वो और जेट प्लेट के ऊपर नॉर्मली स्ट्राइक करेगा। ये मेरा जेट है, ये मेरा प्लेट है व्हिच इज फिक्स प्लेट, स्टेशनरी प्लेट, और इंपैक्ट जेट मेरा प्लेट के ऊपर नॉर्मल करेगा। नॉर्मल मतलब कितना डिग्री है? नॉर्मल मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ओके, सो 90 डिग्री में स्ट्राइक करेगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन का डायग्राम, बेसिक डायग्राम। सेकंड, when plate is inclined to jet, when plate is inclined to jet, plate is inclined to jet, inclined to jet मतलब ये मेरा पाइप है, ये मेरा नोजल है, और जो मेरा प्लेट है वो मेरा इंक्लाइंड है। मतलब जेट जाके इस तरीके का स्ट्राइक करेगा। क्लियर? मतलब मेरा प्लेट इंक्लाइंड है, व्हेन द प्लेट इज इंक्लाइंड, मैंने प्लेट को इंक्लाइन कर दिया और जेट जाके ऐसे स्ट्राइक कर दिया। थर्ड, व्हेन द प्लेट इज कर्व्ड, व्हेन द प्लेट इज कर्व्ड, प्लेट जब कर्व्ड होगा, कर्व प्लेट मतलब बेसिकली टरबाइन के बारे में बोला गया। ये मेरा प्लेट जो है, जो चांद जैसा दिखने में है, आधा चांद जैसा दिखने में है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हेन द प्लेट इज कर्व्ड। जब मेरा प्लेट कर्व्ड होगा उस टाइम जेट जाके जो स्ट्राइक कर रहा है उस टाइम क्या कंडीशन होगा, मतलब क्या फोर्सेस होगा, क्या फोर्स एक्सर्टेड होगा, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट, इसको भी हम लोग तीन कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। First condition, when plate is moving at normal to jet, when plate is moving and normal to jet, so ये मेरा पाइप है, ये मेरा नोजल है, और मेरा जो प्लेट है वो मूव कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है। तो यहाँ इस तरीके का डॉटेड करके लाइन शो करना पड़ेगा जो मुझे मूविंग है, और यहाँ पे जेट मेरा नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है प्लेट के ऊपर 90 डिग्री। राइट? सेकेंड कंडीशन, व्हेन प्लेट इज मूविंग एंड इंक्लाइंड टू जेट, when plate is moving and inclined to jet, when plate is moving and inclined to jet, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा पाइप सेक्शन है, यहाँ पे मेरा नॉर्मल सेक्शन नोजल सेक्शन है,
मेरा ये इंक्लाइन प्लेट है जो मेरा कुछ इस तरीके का मूव कर रहा है और जाके नोजल जाके यहाँ पे जेट जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर। तो प्लेट मेरा मूविंग है और जेट मेरा जो है वो सॉरी प्लेट जो मूविंग है और इंक्लाइंड है वो जेट के साथ इंक्लाइंडली स्ट्राइक कर रहा है, मतलब कुछ इंक्लाइंडली इस तरीके का स्ट्राइक। नेक्स्ट, when plate is carved and also moving, when plate is carved and also moving, यहाँ पे दो कंडीशन होता है। यहाँ पे दो कंडीशन होता है, एक सेकेंड, सेंटर, सब तीन कंडीशन होता है। Okay, so when plate is moving and curved, when plate is moving and curved and curved, इसका कैसा है? सेम, यहाँ पे नोजल है, यहाँ पे कर्व प्लेट है, ये मूव कर रहा है और यहाँ से जाके स्ट्राइक कर रहा है। अब इसको हम लोग, ये पार्ट को हम लोग तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम बाद में दिखाएंगे। हम लोग को टोटल ये तीन डेरिवेशन देखना है और यहाँ का तीन कम में भी या 5 हो जाएगा। टोटल 8 डेरिवेशन के ऊपर ये चैप्टर खड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा एक बार सिलेबस को देख ले रहा हूँ कि इसमें न्यूमेरिकल है कि नहीं। एक सेकेंड। ओके, सिंपल न्यूमेरिकल ऑन वर्क्स एंड एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी मतलब कितना वर्क डन हो रहा है। जब मेरा कोई बॉडी के ऊपर फोर्स पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा तो मतलब वर्क डन होगा, मतलब कुछ काम बनेगा तो कुछ एफिशिएंसी होगा। तो फोर्स, वर्क डन एंड एफिशिएंसी के ऊपर वो सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन उसके पहले ये 8 डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझना है। अगर लग रहा है कि 8 डेरिवेशन मतलब बहुत बड़ा होगा, इट्स जस्ट नॉट लाइक मतलब बहुत बड़ा है, ये बहुत ही छोटा डेरिवेशन है जो हम लोगों को देखना पड़ेगा, राइट। और धीरे धीरे ये चैप्टर को जब प्रोसीडिंग करेंगे तो हम लोग इसका ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स है वो भी हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, सो ये पार्ट क्लियर हुआ, क्लासिफिकेशन पार्ट क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. ओके, शुभजीत क्लास में है? शुभजीत क्लास में है? Yes, sir. थोड़ा स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, पार्टिसिपेंट लिस्ट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। हाँ सर कर। और फिर जब रिजॉइन करोगे फिर एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट का स्क्रीनशॉट सेंड करना। ओके सर। सो अभी हम लोग शुरू क्या करेंगे, कौन सा डेरिवेशन शुरू करेंगे? शुरू करेंगे फोर्स exerted by J on vertical flat plate stationary। ठीक है, मतलब वर्टिकल प्लेट मतलब पहला कंडीशन, जब मेरा जेट के साथ जेट मेरा प्लेट के ऊपर 90 डिग्री में स्ट्राइक कर रहा है, उसको वो डेरिवेशन अभी हम लोग देखेंगे। तो डेरिवेशन देखने के लिए पहले ड्राइंग बहुत जरूरी है। ठीक, हम लोग जब फिक्स प्लेट ड्रॉ करेंगे या स्टेशनरी प्लेट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पीछे वाला साइड को फिक्स सिंबल दे देंगे कि ये जो मेरा प्लेट है ये मेरा फिक्स प्लेट। अब यहां से मेरा जेट जाएगा, जेट जब जाने के बाद, जेट जब स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये जेट जाके मतलब लिक्विड जेट जाके इस प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? कैन एनीबॉडी से बोलो क्या होगा, क्या हो सकता है? वो लिक्विड कहां जाएगा स्ट्राइक करने के बाद? ये मेरा जेट है, राइट, लिक्विड जेट है, ये जेट स्ट्राइक करने के बाद कहां जाएगा? लिक्विड कहां जाएगा? कैन एनीबॉडी से? दिमाग लगाओ, बोलो थोड़ा। बिखर जाएगा वहीं पे स्ट्राइक होने के बाद। कैसे बिखरेगा? अकॉर्डिंग टू द फिक्स प्लेट की तरफ।
मतलब स्ट्राइक होने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा। इस तरीके का उसका डेरिवेशन होगा, इस तरीके का वो डिवाइड होगा। ये सुन लो। यस सर। यस सर। तो ये जो मेरा है इसको हम लोग जेट ऑफ वाटर बोलते हैं। जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ सेमेस्टर क्वेश्चन में भी वैसे ही ड्राइंग करना, जेट ऑफ वाटर। ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा नोजल पार्ट है, मैंने एरिया को छोटा कर दिया, नोजल छोटा कर दिया, तो मेरा जो फ्लूइड जो है उसका वेलोसिटी, उसका प्रेशर बढ़ गया, तो इसके लिए इसका जेट ऑफ, इसको जो हम लोग बोल रहे हैं इसको जेट ऑफ वाटर बोल रहे हैं। इसका जो डायमीटर है, ये जेट का जो डायमीटर है उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये जो जेट का डायमीटर है इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो ये मेरा फिक्स प्लेट है, ये मेरा फिक्स प्लेट है, इसका जो वेलोसिटी है कितना होगा, वेलोसिटी फिक्स प्लेट का वेलोसिटी कितना होगा? 0 सर। 0। v equals to 0। तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन का डायग्राम का ड्राइंग है, फोर्स एक्सर्टेड बाय jet on particle flat plate। ठीक, अच्छा क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना। ओके, सो नाउ क्या क्या कंसीडर कर रहा हूं? लेट अस कंसीडर अ जेट ऑफ वाटर, लेट अस कंसीडर अ जेट ऑफ वाटर coming out from the nozzle, right, coming out from the nozzle and normal to the vertical plate। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जेट ऑफ वाटर जो मेरा नोजल से निकल रहा है और वो वर्टिकल प्लेट के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, और कैसे स्ट्राइक कर रहा है? 90 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, 90 डिग्री एंगल में स्ट्राइक कर रहा है। ओके, सो नाउ क्या क्या पहले मैंने, जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने डाटा दिया होता है, जो डेटा यूज करते हैं वो डेटा को लिखते हैं। कोई डेरिवेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो जो टर्म्स को यूज करते हैं वो टर्म्स क्या है, वो टर्म्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ j, v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ j। ये मेरा v1 लिख रहा हूं, v1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फिक्स्ड प्लेट, velocity of fixed plate। v equals to velocity of j and v1 equals to velocity of fixed plate, which is equals to 0। d1 equals to d1 नहीं, that is d होगा, d equals to diameter of j। देखो diameter of j, right। next अगर d डायमीटर है तो a इक्वल्स टू स्मॉल a लिख रहा हूं, स्मॉल d है तो स्मॉल a लिख रहा हूं, एरिया ऑफ j व्हिच इज पाई बाय 4 d स्क्वायर। ठीक, स्मॉल a इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग, कितना मास ऑफ वाटर इस फिक्स्ड प्लेट के ऊपर 1 सेकेंड में स्ट्राइक कर रहा है। स्मॉल m इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इन केजी। 1 सेकेंड में कितना केजी ऑफ वाटर, कितना केजी मास ऑफ वाटर इस फिक्स प्लेट के ऊपर जाके 90 डिग्री में स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज माय स्मॉल m व्हिच इज मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इन केजी। ओके, अब थोड़ा सा पिछला चैप्टर में जाएंगे, पिछला चैप्टर उसका पिछला चैप्टर में जाएंगे। क्या दिखाया गया था? जहां पे मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन किया था उसके पहले हम लोग बोले थे कि जो फ्लूइड होता है वहां पे दो टाइप का फ्लूइड हम लोग को मिलता है। एक मिलता है मेरा कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड याद आ रहा है? कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल याद है? याद है विजय? विजय याद है? यस। ओके, सो कॉम्प्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। विजय का आंसर यस सर में कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि उसको याद नहीं है, इसलिए बार बार बोलता हूँ चैप्टर स्टडी करना, रिवीजन करना शुरू करो, जो पुराना चैप्टर है उसको भी थोड़ा पढ़ो। सो कॉम्प्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, इस केस में क्या होता है? जब हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन देखते हैं Q इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, ये हम लोग भी जानते हैं।
सो अगर Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी अगर होता है, ये होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए डिस्चार्ज इक्वेशन। लेकिन जब इनकंप्रेसिबल के लिए होता है तब ये बनता है Q को, ये जो डिस्चार्ज, इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम, Q को वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। स्मॉल v इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल a इनटू कैपिटल V। दिस V इज वॉल्यूम। कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। डिस्चार्ज इक्वल्स टू, और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए डिस्चार्ज को हम लोग वॉल्यूम से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये इनकंप्रेसिबल, हम लोग जो भी फ्लूइड यहाँ पे काम करेंगे दैट इज, हम लोग मान के चलेंगे कि ये फ्लूइड मेरा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। हम लोग आइडियल फ्लूइड को लेके काम करते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल में हम लोग जब जाएंगे तो वहां पे मेरा जो भी फ्लूइड हम लोग यूज करेंगे वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, राइट। बट हम लोग हमेशा कोई भी डेरिवेशन करते हैं वो आइडियल फ्लूइड के ऊपर डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी डेरिवेशन हो रहा है वो आइडियल फ्लूइड के ऊपर डेरिवेशन हो रहा है। सो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम लोग डिस्चार्ज को वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और ये इक्वेशन बनता है, डिस्चार्ज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन बनता है स्मॉल v इक्वल्स टू स्मॉल a इनटू कैपिटल V। अब देखो हम लोग वॉल्यूम, हम लोग डेंसिटी इक्वल्स टू क्या जानते हैं? डेंसिटी, इसको हम लोग क्या जानते हैं? डेंसिटी इक्वल्स टू, बोलो बोलो, मास बाय मास वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मास पर यूनिट फ्लो, लिख सकते हैं? यस सर। ओके, सो मैं लिख रहा हूं मास पर यूनिट फ्लो इक्वल्स टू एरिया इनटू कैपिटल एरिया इनटू वेलोसिटी। सो मैं फ्लूइड का मास इक्वल टू लिख सकता हूं रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, लिख सकता हूं ना? यस सर। ओके, सो मास इक्वल्स टू मेरा क्या बना? रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। नाउ एज द प्लेट इज फिक्स्ड, जो प्लेट हम लोग यूज कर रहे हैं दैट प्लेट इज फिक्स्ड एंड प्लेट जो है मेरा वो मेरा वर्टिकल है, फिक्स्ड है जेट के डायरेक्शन के साथ, राइट। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द जेट, जब जेट मेरा इस प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? जेट का वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। हाँ, डिक्रीज होगा सर। वो डिक्रीज होगा, एंड डिक्रीज होने के बाद जेट वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जेट वेलोसिटी बिकम्स जीरो, राइट। मतलब क्यों हम लोग इसको जीरो बोल रहे हैं? ये एक्चुअल में जीरो नहीं होता है, लेकिन इट इज कंसिडर्ड टू बी एज जीरो बिकॉज कि जब ये मेरा मान के चलते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेके जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेके जब वो प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये मेरा फिक्स प्लेट है, तो प्लेट तो मेरा फिक्स्ड है। अगर मेरा ये प्लेट फिक्स नहीं रहता, नॉर्मल ऐसे खड़ा हुआ रहता, ऐसे हैंग रहता कहीं से, तो जब भी जाके स्ट्राइक करेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें मूविंग हो जाएगा। जब भी वो स्ट्राइक करेगा इसमें मूविंग हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरा अभी फिक्स्ड है तो ये मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और जो प्रेशर एनर्जी है, जब वो स्ट्राइक करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पूरा कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो लिक्विड ऐसे क्या होता है अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या हो जाता है? ऐसे स्प्रेड आउट हो जाता है। जब भी वो स्प्रेड आउट होता है तब क्या होता है कि सडन अमाउंट ऑफ लिक्विड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स वो नीचे की तरफ आ जाता है, सडन अमाउंट ऑफ लिक्विड ड्यू टू द थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर तो जाने के बाद फिर वो नीचे चल जाता है क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस सब कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे स्टोरेज टैंक रहता है जो लिक्विड यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे धीरे-धीरे स्टोर होता है, ठीक है। सो जेट वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग वो क्या होता है? बिकम्स जीरो। सो नाउ आई विल define the force. So now Fx equals to the force exerted by the jet on the plate. The force exerted by the jet on the plate. By the jet on the plate. ठीक, मतलब जेट जब प्लेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो फोर्स क्या होगा? फोर्स को एक Fx बोल रहा हूं। Why is this Fx?
F मेरा ऊपर है, x मेरा लेग में है, F का लेग में है, राइट, सबऑर्डिनेट में है। सो fx, why it is x? बिकॉज ये डायरेक्ट कौन सा डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है या y डायरेक्शन? ये कौन सा डायरेक्शन X है? direction. x डायरेक्शन। तो जो x डायरेक्शन में जो मेरा फोर्स हो रहा है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि कोई डेरिवेशन में हम लोग जब देखेंगे, जब वो इंक्लाइंड होगा, तो इंक्लाइंड होगा मतलब उसका जो कंपोनेंट रहेगा x एक्सिस और y एक्सिस, तो मुझे fx भी काउंट करना है, fy भी काउंट करना है। तो इसीलिए मैंने एकदम पहला डेरिवेशन से ये दिमाग में घुसा लो कि जब मेरा x डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा तो वो fx कंसीडर करेंगे, और जब मेरा वो इंक्लाइंड डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा तो उसका दो कंपोनेंट रहेगा fx एंड fy। कर्व प्लेट में भी जब इनडायरेक्ट इंक्लाइंड होगा तो fx एंड fy होगा। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। सो fx इक्वल्स टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट। तो इसका वैल्यू क्या है, हम लोग अभी कौन सा थ्योरी में अप्लाई करेंगे, सेकंड लॉ थ्योरी में अप्लाई करेंगे। न्यूटन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द, बोर्ड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरी। इंपल्स मोमेंटम थ्योरी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरी। तो ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले न्यूटन सेकंड लॉ के टाइम दिखाए थे, क्या था, दैट इज F into dt equals to d of n, ये था मेरा। तो यहाँ पे मैंने क्या पकड़ा हूँ, fx पकड़ा हूँ, मैं यहाँ पे fx लिखूंगा, fx into dt equals to d of n, ठीक। सो fx equals to मैं लिख सकता हूँ d of n by d of t, ये लिख सकता हूँ fx equals to d of n by d of t, ओके। सो fx equals to जब d of n by d of t होगा तो अब d of n by d of t, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, क्या बोलेंगे ये टर्म्स को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, ये टर्म्स को हम लोग बोलते हैं इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ जेट, ठीक है। इस मोमेंटम के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, इसका मतलब क्या है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, हम लोग मोमेंटम मतलब क्या पकड़े थे, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, पकड़े थे कि नहीं पकड़े थे, यही बोले थे ना, Yes sir. सो मास, Yes sir. जब वो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, इसका मतलब है इसका एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, एक फाइनल वेलोसिटी रहेगा, ये सुन लो। यस सर। Yes sir. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ जेट को हम लोग कैसे करते देख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ मतलब dt से डिवाइड होगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में रेट होगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करना पड़ेगा। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब इस वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी है, और वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मास तो चेंज नहीं हो सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में, बिकॉज़ ये यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ, राइट। तो वेलोसिटी मेरा चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, एक होगा मेरा इनिशियल वेलोसिटी, एक होगा मेरा फाइनल वेलोसिटी। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, मास इनटू IB माइनस मास इनटू FB, इसका मतलब डिवाइडेड बाय d ऑफ t, इसका मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मतलब रेट चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास ऑफ फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dt। ये पार्ट क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है, यस Yes सर। sir. ओके। सो यहां से मैं कहां जाऊंगा, यहां से मैं, ओके, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा साफ कर देना। सो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं fx इज इक्वल टू, देखो मास है, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, मास तो चेंज नहीं होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं मास को कॉमन ले रहा हूं, सो मास बाय dt इनटू IB माइनस FB,
मतलब मास बाय dt इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मास बाय dt, मास बाय dt मतलब क्या, मास बाय dt मतलब मास बाय टाइम, मास बाय टाइम, यस और नो, मास बाय Yes, sir. टाइम। Yes, sir. मास बाय टाइम इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, रो ए वी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मास क्या मेरा आया है, रो ए वी, रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। सो मास इज इक्वल मास बाय टाइम, इसको हम लोग लिख रहे हैं रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक, क्योंकि समय के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, तो समय के रेस्पेक्ट में तो मेरा मास वही होगा ना, क्योंकि मास तो मेरा चेंज नहीं होगा। तो मैंने इसको इसीलिए लिखा हो रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना था जेट का, जेट का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, Sir, 0. नहीं 0, प्लेट का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन जेट जब यहां से नोजल से निकला तब इनिशियल वेलोसिटी कितना था, बोलो। मैंने क्या लिखा था, v इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द जेट, लिखा था कि नहीं लिखा था? Yes, sir. तो इनिशियल वेलोसिटी इसका था v, v इक्वल्स टू द इनिशियल वेलोसिटी। एंड जब जेट इस प्लेट के ऊपर जाकर स्ट्राइक किया तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0. 0. jet velocity becomes 0 after striking the fixed plate. So v minus 0, so equals to rho a v into v equals to rho a v square। अब ये मेरा फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है एसआई में, Newton. Newton meter square. Am I clear everyone? Am I clear Yes, sir. everyone? So इस तरह ये मेरा क्या था, फोर्स exerted by jet on vertical flat plate और stationary plate। तो stationary plate के ऊपर जब मेरा jet of water स्ट्राइक करता है तो उस टाइम उस कितना अमाउंट ऑफ सर टाइम कहाँ गया, सर टाइम time कहाँ नहीं- गया? टाइम, यस सर, Yes, टाइम sir. कहाँ गया सर? ये जो Mass by time है ना? टाइम है इसको हम लोग रो ए बी बोल रहे हैं, क्योंकि इसीलिए क्योंकि ये जो मेरा मास है, ये जो मेरा मास है, ये मास इक्वल्स टू रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी है। लेकिन समय के रिस्पेक्ट में मास तो परिवर्तन नहीं होता है ना, तो इसीलिए हम लोग ये मास बाय टाइम को हम लोग क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी लिख रहे हैं। Am I clear? Yes, sir. ओके, सो ये मेरा क्या है, ये मेरा जब जेट मेरा नोजल से निकाल के वर्टिकल फ्लैट प्लेट के ऊपर जगह स्ट्राइक करता है, उस टाइम वो जेट जब पाइप से निकल के नोजल से निकलने के बाद जो फोर्स लेके जाता है, वो फोर्स इस प्लेट के ऊपर एग्जर्ट करता है। कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट करता है, वो Fx अमाउंट ऑफ एग्जर्ट करता है। ठीक, राइट। इसके बाद यहां से हम लोग वर्क डन कर सकते हैं, एफिशिएंसी कर सकते हैं, बट द डेरिवेशन इज दैट force exerted by jet on vertical flat plate। तो मेरा जो फोर्स का वैल्यू है that is rho a b square Newton। Am I clear everyone? Yes, sir. Yes. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेट के ऊपर देखेंगे, कर्व प्लेट के ऊपर स्टडी करेंगे। ओके, सो किसी को कोई डाउट है, एनीबॉडी, बादल, शिवम, देवाशीष, रुद्र, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? शुभोजीत, विजय, प्रदीप, anybody having any doubt? Yes or no? No, sir. Okay, so thank you everyone। डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली इसको पूछ लेना, राइट। और इस क्लास का जो वीडियो लेक्चर है, जो भी आज का क्लास है, इस क्लास का लिंक YouTube में थोड़ी देर बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू।